नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपके साथ शेयर करने के लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ये हमारा संविधान का एमसीक्यू भाग कौन सा? यस, 6 एमसीक्यू हम पढ़ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण क्या है? इसमें न्यायालय के ये समरूप है, न्यायालय की कुछ समानताएं हैं, इसमें साक्ष्य के कड़े नियमों से आबद्ध है या कोई नहीं। रिप्लाई कीजिए जरा सोच समझकर। इसमें न्यायालय की कुछ समानताएं हैं, ठीक है, न्यायालय की कुछ समानताएं। अब देखिए, आपने भाग 14 पढ़ा होगा, भाग 14 संविधान का भाग 14 पढ़ा होगा, और उसमें पढ़ा होगा आपने संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, 14 पढ़ लिया। अब 14 क में क्या है? 14 क में है प्रशासनिक अधिकरण। संविधान के भाग 14 क में प्रशासनिक अधिकरण है, यह भी याद करना है, महत्वपूर्ण है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो इसका अनुच्छेद है 323 का, बस 323 तक ये था, और 323 का ये है प्रशासनिक अधिकरण। अब प्रशासनिक अधिकरण है क्या? देखिए, प्रशासनिक अधिकरण में मान लो किसी आयोग में, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अगर कोई भर्ती हो रही है, उससे संबंधित कोई विवाद है, या कुछ लोग डिप्यूट हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित कोई विवाद है, तो इस स्थिति में इस विवाद के समाधान के लिए कहां जाना पड़ेगा? प्रशासनिक अधिकरण। ओके, और ये संघ के लिए अलग होगा, राज्यों के लिए अलग होगा, और यूनियन टेरिटोरी अर्थात संघ शासित क्षेत्रों के लिए ये प्रशासनिक अधिकरण अलग होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया? 26 के चार्टर एक्ट, 74 के, 23 के या 81 के? प्रीवी काउंसिल किसकी बात कर रहे हैं? प्रीवी काउंसिल, बताइए जरा। इसका आंसर है 73 के चार्टर एक्ट में। हमने पढ़ा है जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट आया, देखिए रेगुलेटिंग जो एक्ट आया वो आया 1773 में। ओके, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ओके, अब इसी एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर इसके खिलाफ अपील करनी है कलकत्ता हाईकोर्ट के, तो आप लोग कहां जा सकते हैं? प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल का इंग्लैंड में, ठीक है ना, कि इसके खिलाफ अपील करनी है तो प्रीवी काउंसिल में जा सकते हैं, कहां? इंग्लैंड में। ओके, ये किस में लिखा है? 1773 के चार्टर एक्ट में। आगे बढ़ते हैं। किस चार्टर द्वारा प्रेसिडेंसी नगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई? म्युनिसिपल मतलब नगर निगम वगैरह। 26 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 73 के, और 53 के, और 74 के? बताइए जरा। सत्रह 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और एक तो बनी थी ये कलकत्ता में, और एक बना बॉम्बे में, ठीक है। कलकत्ता में और बम्बई में 1726 के चार्टर एक्ट के माध्यम से नगर निगम बनाया गया, जबकि सबसे पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में बना। महत्वपूर्ण है, ओके, 1687 में मद्रास में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ? कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ? 74 में, 72 में, 70 में? हो सकता है इसमें ऑप्शन 73 भी हो जाए या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 74। देखिए, अभी हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट बना 73 में, और उसमें यह कहा गया कि एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय होगा, लेकिन वो 73 में एक्ट आया और न्यायालय कब बना? 74 में। क्लियर? नो कंफ्यूजन। 74 में स्पष्टता के साथ डिस्कशन करना है, ठीक है। महान्यायवादी, देखिए हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा सक्सेसफुल होने के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उसको सॉलिड पढ़ना है, बस इतना काम करना है। महान्यायवादी को किस कार्य में भाग लेने का अधिकार है? महान्यायवादी की बात चल रही है, ओके।
अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को किस कार्य में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। नंबर 1 क्या कह रहे हैं, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, या संसद की संयुक्त बैठकों में, या संसद की समितियों में जहां वह मनोनीत हो, या सभी में। बताइए इसका आंसर क्या कह रहा है, भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, सभी में। देखिए जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी की जो व्यवस्था है वो है अनुच्छेद कौन से में, बताइए। यस, अनुच्छेद, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 76 में इनकी व्याख्या है। और एक तरह से अगर साधारण शब्दों में समझें तो ये सरकार के वकील होते हैं, सरकार के वकील होते हैं। सरकार कोई भी कानून बना रही है तो महान्यायवादी कहीं ना कहीं उस पर उसको देखते हैं कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है कि ये किसी कानून का उल्लंघन कर रहा हो। तो भाई एक तरह से लीगल एडवाइजर हैं, ठीक है, वकील हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई विवाद है तो ये ज़्यादा जानकार हैं उसके, तो यही अपनी बात उस पर रख सकते हैं, लेकिन वोट देने का इनको अधिकार नहीं है। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ओके। वोट देने का अधिकार इनको नहीं है, डिस्कस करने का, बहस करने का, ठीक है, अपनी बात रखने का, सरकार का पक्ष रखने का। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में हिंदी को विशेष दर्जा दिया गया, हिंदी को, बताइए। 342, 43, 51 और 340, सॉरी, बताइए जरा। यस, 343 हमने पढ़ा है। 343 में साफ साफ लिखा है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि हिंदी में होगी, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका आंसर था। अब 342 में क्या है, 342 में है एसटी, यानी कि राष्ट्रपति महोदय किसी एसटी बना सकते हैं, किसी एसटी नहीं बना सकते। और जो एसटी को, किसी जाति को, जो भी किसी जाति को अगर उनको अनुसूचित जनजाति में कंसीडर करना है, उस लिस्ट में डालना है, तो वो शक्ति किससे मिली है, अनुच्छेद 342 से। तो इतना काफी है इसके लिए। 351 में है कर्तव्य। देखिए जहां भी 51 आ गया तो वहां समझ लीजिए कर्तव्य है। जो मौलिक कर्तव्य भाग 51 क में है, अनुच्छेद 51 क में है, और संविधान के भाग 4 क में है। संविधान के भाग 4 क में क्या है, ओके, और अनुच्छेद पूछा जाए तो इसका 51 का, तो 51 आ गया तो कर्तव्य आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि संघ का कर्तव्य होगा क्या, जो 300 आसपास वाले ना सब हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना किसका कर्तव्य होगा, यस, संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे, ताकि वो सभी के लिए सर्वोत्तम साधन बन सके, भाषा का सर्वोत्तम साधन बन सके, अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन बन सके। 340 में है पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, यानी कि 340 में कहा गया है, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वे पिछड़े वर्गों के अन्वेषण के लिए, उनकी दशाओं को जानने के लिए एक आयोग की व्यवस्था कर सकते हैं। और इसी के तहत SC/ST आयोग बना, फिर ST आयोग बना, और फिर OBC आयोग बना। तो ये शक्ति किससे मिली है, 340 से। आगे, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है वित्तीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान, संवैधानिक आपात और किसी भी स्थिति में। राष्ट्रीय आपात आपको पता ही है 352, ओके, 352, और संवैधानिक 356। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। संविधान का पूरा एक फोल्डर है, कई सारी उसमें वीडियो है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब इसका आंसर है वित्तीय आपात में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, उनका जो वेतन है केवल और केवल वित्तीय आपात के दौरान ही कम किया जा सकता है, अन्यथा कम नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसमें, बताइए। राष्ट्रपति में, लोकसभा में, PM में, या किसी के पास नहीं है।
आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वाली शक्ति किसी के पास नहीं है क्योंकि एक स्थायी सदन है। भारत में नए राज्य के गठन का अंतिम अधिकार, नए राज्य के गठन का क्या, नए राज्य के गठन का अंतिम अधिकार किसके पास है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद? बताइए जरा। यस, संसद के पास है। भाई अगर यूपी से उत्तराखंड बनाना है तो फाइनली परमिट कौन करेगा? यस, संसद। ओके। और हमने एक अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का प्रवेश नहीं, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 के तहत ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को, संसद को। और 4 में क्या था? इसकी प्रक्रिया थी। ओके। और 2 में हमने क्या पढ़ा था? यस, नए राज्यों का प्रवेश। जैसे बहुत सारी रियासतों का जो विलय किया है, तो अगर नए पर राज्य का किसी का विलय करना है तो अनुच्छेद 2। तो क्लियर हो गया बात। तो इसकी जो शक्ति मिली है संसद को, ये मिली है अनुच्छेद 3 से। लोकसभा की अनुमान समिति का कार्यकाल, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? बताइए जरा। यस, 1 साल। सिंपल क्वेश्चन। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं किसको? राज्य को, केंद्र को, दोनों को या कोई नहीं? बताइए जरा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ये है केंद्र को। ओके। हमने पढ़ा है अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी कि जो संघ सूची में आ गई, राज्य सूची में आ गई, समवर्ती सूची में आ गई, इसके अलावा भी भावी परिदृश्य को देखते हुए जो भी नए विषय हैं तो उस पर कानून बनाने की पावर किसकी होगी? यस, केंद्र की। और ये जो लिया गया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजेआई, वाइस प्रेसिडेंट? ओके, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ओके, ठीक। अब हमें ये पता है जो लोकसभा है, लोकसभा में वो एंग्लो इंडियन डिप्यूट करते हैं 2। अगर वो ये समझें कि एंग्लो इंडियन का जो है प्रतिनिधित्व नहीं है तो ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन को डिप्यूट करते हैं और 12 को राज्यसभा में डिप्यूट करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। तो जो एंग्लो इंडियन वाला है वो पावर मिलती है अनुच्छेद, यहां लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 331 से। हमने पढ़ा भी था एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा। ओके, ये भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और अनुच्छेद 80 भी याद करना। देखिए ये तो बड़ी साधारण सा है, 12 सदस्यों का सबको पता है, कई बार प्रश्न आ चुका है, लेकिन आपको किस पर फोकस करना है? यस, 80। अनुच्छेद 80 से क्या पावर मिली है कि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं राज्यसभा में, जो कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में जिनका जो प्रसिद्धि हो या ज्ञान रखते हो। ओके, तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए और 12 के अलावा भी इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आपको मिल गए। तो ठीक है, समापन करते हैं आज के डिस्कशन का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। विषय तो यही रहेगा, एमसीक्यू चलेगा भी। तो ठीक है, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।